स्टडी स्केल। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हार्वे लिविंगस्टन के आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के बारे में। कौन कौन से टॉपिक होंगे? तो सबसे पहले प्रस्तावना, मान्यता, सिद्धांत की व्याख्या, जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय का फलन, न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों की आवश्यकता क्यों पड़ी, विकास के अभिकर्ता कौन कौन होंगे, अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी प्रेरणाएं पाई जाती हैं और सिद्धांत की आलोचना। ये आज के टॉपिक्स हैं जिनके आधार पर हम लोग प्रोफेसर हार्वे लिविंगस्टन के न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत होता क्या है। तो न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत न्यूनतम की वह मात्रा होती है जिससे कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सकता हो। प्रोफेसर हार्वे लिविंगस्टन ने 1957 में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में अल्पविकसित देशों के बारे में बताया कि वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है और साथ ही साथ निर्धनता के दुष्चक्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पूंजी निर्माण की दर धीमी होती है, उत्पादन भी कम होता है और लोगों का प्रति व्यक्ति आय जो रहता है वो भी काफ़ी कम रहती है। फिर देखते हैं सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में। तो ऊपर जो पढ़े हैं उसी के आधार पर आप इसकी मान्यताएं बना सकते हैं। किसी भी सिद्धांत के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी मान्यताओं को आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला है क्या? गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है अल्पविकसित देशों में, जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, प्रति व्यक्ति आय और विकास में सीधा संबंध पाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो विकास भी बढ़ेगा। आय बढ़ाने वाले घटक आय घटाने वाले घटकों में संघर्ष पाया जाता है। जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय का फलन होती है और अर्थव्यवस्था कैसी होती है? बंद अर्थव्यवस्था होती है। विदेशों से कोई लेन देन यहाँ पर नहीं हो रहा होता है। फिर देखते हैं सिद्धांत की व्याख्या क्या किस आधार पर की है इन्होंने। तो दो तत्व माने हैं, पहला है गरीबी का दुष्चक्र और दूसरा है न्यूनतम निवेश की मात्रा। पहले देखते हैं गरीबी के दुष्चक्र को। प्रोफेसर लिविंगस्टन का मानना है कि अल्पविकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है, पूंजी निर्माण की दर कम होती है जिससे उद्योगों में निवेश भी कम होता है और लोगों की आय भी कम होती है। ऐसा होने के पीछे दो कारण होते हैं, पहला होती है जनसंख्या वृद्धि और दूसरा होता है पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। और इस प्रकार के गरीबी का जो दुष्चक्र है उसको तोड़ने के लिए आवश्यक है कि न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत को अपनाया जाए और अर्थव्यवस्था में एक ऐसी न्यूनतम निवेश की मात्रा को लगाया जाए जिससे कि अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा करके वहाँ पर पूंजी निर्माण और सतत विकास को संभव बनाया जा सके। न्यूनतम निवेश की मात्रा। न्यूनतम निवेश की मात्रा में सबसे पहले तो प्रोफेसर लिविंगस्टन जो हैं वो निवेश की जो मात्रा है उसको लेकर के प्रश्नों को बताते हैं। नॉर्मल पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं कि निवेश किस मात्रा में किया जाना चाहिए, निवेश एक साथ किया जाना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाना चाहिए। हार्वे लिविंगस्टन इसका उत्तर देते हैं कि न्यूनतम निवेश की वह मात्रा होनी चाहिए जिससे कि लोगों की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें पर्याप्त वृद्धि की जा सके और आय घटाने वाले तत्वों को प्रभावहीन बनाकर आय बढ़ाने वाले तत्वों को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सके, यानी कि उनको बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन था कि एक साथ निवेश किया जाना चाहिए, एक बड़ी मात्रा में निवेश, एक मुश्त निवेश किया जाना चाहिए या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश किया जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि दोनों ही रूपों में निवेश संभव है, चाहे तो बड़े पैमाने पर एक साथ निवेश कर दें या फिर चाहे तो छोटे छोटे पैमाने पर करके धीरे धीरे करके निवेश करते रहें। उन्होंने एक राय दी कि यदि हम धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहले निवेश के प्रभाव के खत्म होने से पहले ही अर्थव्यवस्था को दूसरे निवेश का इंजेक्शन दे दिया जाना चाहिए। फिर अब आ जाते हैं जनसंख्या वृद्धि जो है वो प्रति व्यक्ति आय का फलन। इस सिद्धांत के सबसे मेन टॉपिक है तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो लिविंगस्टन जो है वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि जो रहती है वो भी धीरे धीरे करके जो है संतुलन की अवस्था में बढ़ने लगती है। यहाँ पर देखते हैं इन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाएं बताई हैं मेनली।
पहली अवस्था में बताया है कि इस अवस्था में लोगों के पास जो रहती है प्रति व्यक्ति आय कम होती है। ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय कम होती है। समाज में अशिक्षा और कुरीतियाँ पाई जाती हैं, लोग शिक्षित नहीं होते हैं, जल्दी शादी हो जाती है, बच्चों को पैदा करने की उम्र ज़्यादा होती है, बच्चों को छोटी उम्र में ही काम पर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है और लालन पालन का जो भी खर्च रहता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे खुद से ही काम करने लगते हैं। तो इस दशा में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका अभाव पाया जाता है। बच्चों की छोटी उम्र में काम करने की वजह से काम के समय उनके साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है। महिलाओं का कम उम्र में माँ बनने के कारण कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो मृत्यु दर होती है वो भी ज़्यादा होती है और जन्म दर भी ज़्यादा पाई जाती है। तो इस अवस्था में जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें एक तरीके का बैलेंस अपने आप बने रहता है, क्योंकि लोग मरते भी ज़्यादा हैं और पैदा भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। फिर दूसरा है द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में प्रति व्यक्ति आय में थोड़ी सी वृद्धि होती है। ठीक है, पहले वाले में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बिल्कुल कम थी, इसमें थोड़ी सी वृद्धि की है। थोड़ी सी आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने से ये होता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वो तो बेहतर हो जाती हैं, लेकिन जो सामाजिक अशिक्षा होती है, जो रूढ़ियाँ पाई जाती हैं, उन्हें अब भी समाज अपने से खुद से दूर नहीं होने देता है। विकास तो होता है लेकिन सिर्फ कुछ क्षेत्रों में, जिसकी वजह से होता ये है कि मृत्यु दर तो कम हो जाती है क्योंकि हम अपनी सुविधाओं का विस्तार करने लगते हैं, लेकिन जो जन्म दर में वृद्धि जो है वो लगातार मात्रा में अभी बने रहती है, क्योंकि इस दशा में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाता है जिससे कि जन्म दर को कम करने के लिए लोग प्रोत्साहित हों। तो इस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट जो है वो देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं तीसरी अवस्था। तो इसमें प्रोफेसर लिविंगस्टन बताते हैं कि इसमें लोगों की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अधिक होती है, यानी कि जो सबसे पीक पॉइंट होता है प्रति व्यक्ति आय का, वहाँ पर ये स्टेज बताया गया है। शिक्षा कार्यक्रम और सुधार, जो समाज सुधार के जो प्रयत्न होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से महिला शिक्षा में वृद्धि होती है। लोग छोटे परिवार की धारणा को मानने लगते हैं, क्योंकि इस समय लोगों की आय में तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से लोग छोटा परिवार, सुखी परिवार की अवधारणा को मानने लगते हैं। और इस वजह से जन्म दर में भी अब धीरे धीरे करके कमी आती रहती है। मृत्यु दर में भी कमी आती है। मृत्यु दर में हमेशा कमी ही देखी है आप लोगों ने, लगभग सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज पर। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी तीन अवस्थाएं। अब तीन अवस्थाओं को प्रदर्शित करता हुआ इन्होंने एक चित्र दिया है। यहाँ पर चित्र उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं है, पर फिर भी एक रॉ आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र है और ये इसकी डेफिनेशन है। OX अक्ष पर जनसंख्या की वृद्धि को रखा गया है और OY अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को रखा गया है। प्रति व्यक्ति आय में OY1 वृद्धि होने पर जनसंख्या वृद्धि में 1% की वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में OY2 वृद्धि होने पर जो जनसंख्या वृद्धि है यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा, यानी 2% कह सकते हैं इसको, जनसंख्या में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में Y3 पीक पॉइंट, ठीक है, पीक पॉइंट है ये बढ़ने का। Y3 जब वृद्धि होगी तो जनसंख्या वृद्धि में कितना 3% का स्टेज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर Y3 और जनसंख्या में वृद्धि का 3%, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट्स पर मिलते हैं वहाँ पर आर्थिक विकास का निर्धारण होता है। ये आप जो P देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये जनसंख्या को बता रहा है और ये जो N है ये हम लोगों को आर्थिक विकास को बता रहा है। और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं वो पॉइंट है Y3 और 3%, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साम्य बिंदु का निर्धारण होगा। यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि आखिर इस पूरे सिद्धांत को देने के लिए क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो पहला है बाह्य मितव्ययिताएँ। अर्थव्यवस्था में कम निवेश करने पर उद्योग जो है वो बड़े पैमाने पर नहीं हो पाते हैं, बचतें भी छोटी होती हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। बाह्य मितव्ययिताएँ बिल्कुल प्राप्त नहीं होती हैं।
ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत को अपनाया जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश है उसको बढ़ाया जा सके, विनियोग को बढ़ाया जा सके और बड़े पैमाने के उद्योग लगाए जा सकें, जिससे कि जो बचतें प्राप्त होंगी वो भी बड़ी होंगी और बाह्य मितव्ययिताओं में वृद्धि होगा, जिससे देश का भी विकास होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों को अपनाया जाए। दूसरा है संस्थागत रुकावटें। अल्पविकसित देशों में जो पुरानी विचारधाराएं पाई जाती हैं, पुराने रीति रिवाज पाए जाते हैं, वो कई बार आर्थिक विकास में बाधक बनते हैं। साथ ही साथ वहाँ की जो संस्थागत रुकावटें होती हैं, चाहे वो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को ले लें, वो भी पिछड़े क्षेत्र की होती है। सरकार के पास भी इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है कि वो अपने यहाँ उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास कर पाए, जिसके कारण कि अर्थव्यवस्था में विकास की दर जो रहती है वो निम्न बनी रहती है, जिसको बढ़ाने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत को अपनाना चाहिए। न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत यानी सीधा सीधा मतलब है निवेश। जब हम दूसरों से अपने यहाँ पर विकास के लिए सहायता ले रहे हैं तो उससे हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारे यहाँ पर भी विकास होने लगता है। ऐसा इन्होंने कहा कि इसीलिए जो न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत है उसको अपनाया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में इतना निवेश किया जाना चाहिए जिससे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके और उनको आर्थिक विकास का वास्तव में पता लग सके। ठीक है, फिर आ जाते हैं आय घटाने वाले घटकों को प्रभावहीन बनाने में। तो अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के घटक बताए गए हैं, जैसे कि प्रोफेसर लिविंगस्टन ने बताया है, आय बढ़ाने वाले घटक और आय घटाने वाले घटक। आय बढ़ाने वाले घटकों में आप सबसे मेन घटक जो है वो निवेश को मानकर चलिए, और आय घटाने वाले घटकों में जो कि आय को घटाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण घटक है वो है जनसंख्या वृद्धि। यदि निवेश में इतनी वृद्धि की जाए कि जनसंख्या वृद्धि पर्याप्त मात्रा में होने के बाद भी आय में वृद्धि बनी रहे, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि आय बढ़ाने वाले घटकों ने आय घटाने वाले घटकों को प्रभावहीन बना दिया। और जब आय घटाने वाले घटक प्रभावहीन बन जाएंगे तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, यानी कि आय बढ़ाने वाले घटकों को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयास को अपनाने की सलाह प्रोफेसर लिविंगस्टन देते हैं। फिर चौथा है संतुलित विकास हेतु। कोई भी देश संतुलित विकास के सपने देखता है, ठीक है, और इसमें होता क्या है कि इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास किया जाता है, तो उस दशा को संतुलित विकास कहा जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी दशाओं, जो भी सभी क्षेत्र हैं उनमें एक साथ निवेश किया जाए। और निवेश की जो विकास की जो चीज़ें हैं, इसके लिए जो प्रोफेसर लिविंगस्टन है वो अपने सिद्धांत को यहाँ पर लोगों को प्रेफर करते हैं कि उनके सिद्धांत को यहाँ पर अपनाया जाना चाहिए। अब आ जाते हैं अगला जो टॉपिक है, उसमें जो हार्वे लिविंगस्टन है वो अपने विकास के एजेंट्स के बारे में बताते हैं कि विकास का कार्य आखिर करते कौन है। तो एजेंट के रूप में वो बताते हैं, पहला काम जो है वो साहसी का होता है, जो कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त जोखिमों को उठा करके भी उद्योग को बढ़ावा देता है। दूसरे जो होते हैं वो विनियोगकर्ता होते हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था में अपना पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, और जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में नए नए रोज़गार, उत्पादन और आय को बढ़ाया जा सके। ठीक है, फिर तीसरे होते हैं बचतकर्ता। ये व्यक्ति आय की बचत करके पूंजी निर्माण में अपना योगदान देते हैं। बचतकर्ता में हम सभी लोग ही आ जाते हैं लगभग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नवप्रवर्तक। नवप्रवर्तक से मतलब होता है इनोवेटर से, जो कि नई नई चीज़ों का पता लगाता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर मेनली लिखे हैं टेक्निक को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, ठीक है। तो जो नवीन टेक्नोलॉजी का पता लगाए, ऐसे इनोवेटर्स होने चाहिए, क्योंकि नवीन टेक्नोलॉजी जब तक की रहती है तो अर्थव्यवस्था में जो विकास होता है वो काफ़ी द्रुत गति से होता है, क्योंकि तब दूसरों को पता नहीं होता। और एक उद्योग में जो इनोवेटर रहते हैं वो जो भी नया इनोवेशन करते हैं उससे उस क्षेत्र का काफ़ी विकास होता है। ऐसे करके फिर बाकी लोग भी अपने यहाँ पर नए नए इन्वेंशंस को लगाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं और वो भी कुछ ना कुछ नया निर्मित करते हैं। तो इस प्रकार से जो इनोवेटर्स होते हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण किरदार होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं अर्थव्यवस्था में प्रेरणाएं। तो यहाँ पर लिविंगस्टन दो प्रकार की प्रेरणाएं बताते हैं। पहला शून्य राशि प्रेरणा। शून्य राशि प्रेरणा से मतलब ही समझ जाइए कि यहाँ नील बटा सन्नाटा है, कोई प्रेरणा नहीं है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं होगी शून्य राशि प्रेरणा में। जबकि धनात्मक राशि प्रेरणा जो है, प्लस सम जो प्रेरणा है, इसमें जो रहती है कि इससे ये जो प्रेरणाएं होती हैं ये
उत्पादकों को, विनियोगकर्ताओं को, बचतकर्ताओं को या नवप्रवर्तकों को, यानी कि हमारे विकास के एजेंट्स को इस ओर आगे बढ़ाती हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके और धनात्मक राशि प्रेरणाओं को प्राप्त किया जा सके। यानी कि इसमें उनके पास एक मोटिव होता है आगे चलने का कि उनको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था में धनात्मक राशि प्रेरणाओं की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है और तभी आर्थिक विकास संभव हो पाता है। जबकि शून्य राशि प्रेरणाओं का किसी भी अर्थव्यवस्था में, खास करके जब वो विकास कर रही हो, तो अभाव पाया जाना भी आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर है, एक अल्प विकसित देश में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए शून्य राशि प्रेरणाएं कम होनी चाहिए और धनात्मक राशि प्रेरणाएं अधिक होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में धनात्मक राशि प्रेरणाओं से जनसंख्या में कमी आती है, श्रमिकों की कार्यकुशलता और विशिष्टीकरण बढ़ता है, यानी कि श्रम विभाजन होता है। साथ ही उपभोग स्तर में भी वृद्धि होती है। द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का विकास होता है। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, पहला क्षेत्र किसको कहते हैं? रोजमर्रा वाला, जो हम लोग उपभोगगत चीज़ें जिसमें आती हैं, ठीक है, और पूंजी से रिलेटेड ये द्वितीय और तृतीय क्षेत्र होते हैं, इनमें उद्योग धंधे आते हैं। ठीक है, तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का भी विकास होता है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, बचत व पूंजी निर्माण भी बढ़ता है। द्वितीय तृतीय क्षेत्र बढ़ेंगे जिससे लोगों की आय में भी वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि बचत भी बढ़ेगी और जो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर है उसमें भी वृद्धि आएगी। पूंजी निर्माण की दर होगी तो अर्थव्यवस्था जाहिर सी बात है कि अपने विकास की ओर आगे बढ़ती जाएगी। अब आते हैं प्रोफेसर हार्वे लिविंगस्टन के न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत के आलोचनाओं पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर इनके सिद्धांत को लोगों ने खारिज किया। पहली है जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय का फलन नहीं। लिविंगस्टन ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि जो रहती है वो प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करती है, पर जो बाकी अर्थशास्त्री हैं वो इस पर एकमत नहीं है। उनका कहना है कि अन्य भी कई घटक हैं जो कि अर्थव्यवस्था और जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं, केवल प्रति व्यक्ति आय द्वारा ही कुछ भी निर्धारण नहीं हो जाता है। दूसरा है राज्य के प्रयत्नों की उपेक्षा। प्रोफेसर लिविंगस्टन ने अपने सिद्धांत में कहीं भी राज्य के कार्य का उल्लेख नहीं किया, ना ही उन्होंने बताया कि इस विकास में राज्य क्या योगदान देंगे, जिसकी वजह से इसी टॉपिक को आलोचकों ने अपना मुख्य मुद्दा बना लिया और कहा कि इसमें राज्य के प्रयत्नों की उपेक्षा की गई है, जबकि आर्थिक विकास के लिए उस देश की जिस भी स्थान पर विकास किया जाना है वहाँ राज्य जो भी जिम्मेदार पक्ष होगा वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि उस देश का कितना विकास होना है। तो यहाँ पर तो उन्होंने उनकी ही आलोचना की है, जिसकी वजह से इनकी सिद्धांत को लोगों ने खारिज किया। फिर आ जाता है समय तत्व की उपेक्षा। लिविंगस्टन ने जो अपने यहाँ पर अलग स्टेज बताए कि कैसे जनसंख्या वृद्धि जो है वो प्रति व्यक्ति आय का फलन होती है, तो उसमें उन्होंने अलग अलग स्टेज बताए, लेकिन इन अलग अलग स्टेजेस में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ना ही आर्थिक विकास कितने समय पर डिपेंड करेगा या किस समय किया जाना चाहिए इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया, जिसकी वजह से उन्होंने समय तत्व की उपेक्षा की और बाकी सारे अर्थशास्त्रियों ने इनके सिद्धांत की आलोचना की। फिर चौथा टॉपिक है अपूर्ण सिद्धांत। इस सिद्धांत में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू थे जिनका प्रोफेसर लिविंगस्टन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जैसे कि विदेशी पूंजी, दूसरा है उन्नत आयातित तकनीक, तीसरा है प्रवासी कुशल श्रमिक। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रोफेसर हार्वे लिविंगस्टन ने अपने सिद्धांत में इनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जो कि वाकई में काफ़ी अलग सा लगता है, क्योंकि ये सभी जो टॉपिक्स हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसकी सिद्धांत में आलोचना की गई, जिसके कारण अन्य अर्थशास्त्रियों ने इनके सिद्धांत को अपूर्ण सिद्धांत करार दिया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा प्रोफेसर हार्वे लिविंगस्टन का न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जुड़े रहें स्टडी स्केल के साथ। धन्यवाद।